हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट का मेथड थर्ड है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इससे पहले के वीडियो में हमने फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड किया है। फर्स्ट मेथड था हमारा इंस्पेक्शन मेथड या पार्ट ऑफ CF इज नोन। सेकंड मेथड था हमारा रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। थर्ड मेथड है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस मेथड से मोस्टली सम हम सॉल्व कर सकते हैं। जो मेथड थर्ड और सेकंड से नहीं कर पाते हैं वो भी हम थर्ड से कर सकते हैं और फर्स्ट वाले भी कर सकते हैं इससे। तो यहाँ पर वर्किंग रूल क्या कहता है इसका, इसमें नाम क्या है इसका, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपको चेंज करना है। मतलब यहाँ पर d2y/dx² में इक्वेशन होती है प्लस p/dy/dx प्लस qy इक्वल टू r। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म आपका यही है। अगर इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिया होगा, जो सम होगा उसमें, तो आपको इस फॉर्म में लेकर आना है। तो यहाँ पर y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल z में। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेकर चलते हैं कि जैसे सपोज हमने क्या लिया, q इक्वल टू प्लस माइनस c इंटू एफ ऑफ एक्स। मतलब जो q की वैल्यू होती है वो क्या है, x का फंक्शन होगा वहाँ पर, और साथ में कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये मान लिया q इक्वल टू प्लस माइनस c इंटू एफ एक्स। अब हम इसमें एज्यूम करते हैं, एज्यूम अगर हमने ये माना है कि q इक्वल टू प्लस माइनस c इंटू एफ ऑफ एक्स है, तब हम एज्यूम करेंगे इसमें कि dz/dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या सी एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या है ये, इसकी वैल्यू है dz/dx होल स्क्वायर। इसको हम लेते हैं मॉड ऑफ q, मॉड ऑफ q। और मॉड ऑफ q क्या है यहाँ पर, मतलब जो भी वैल्यू नेगेटिव आएगी उसको हमें इग्नोर करना है, केवल हमें पॉजिटिव वैल्यूज रखनी है। तो हमने ये एज्यूम किया dz/dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू q, ये हमको याद रखना है। इसके बाद dz/dx होल स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर हटाते हैं, जैसे q की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ q क्या हो जाएगा, c इंटू एफ एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो रूट में जाएगी, साथ में प्लस माइनस साइन आएंगे। लेकिन यहाँ पर भी हमको क्या करना है, रिजेक्ट करना है नेगेटिव साइन, रिजेक्ट नेगेटिव साइन। तो यहाँ से जब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dz इज इक्वल टू अंडर रूट c इंटू एफ एक्स dx। तो यहाँ से जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट c एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में dx। तो यहाँ से हमको z की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अब इस z से जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, z में, x से z में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्टेप थर्ड में हम क्या लिखेंगे, मतलब पहले हमने क्या किया, q इक्वल टू हमने लिया प्लस माइनस c एफ ऑफ एक्स। फिर हमने एज्यूम किया कि dz/dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मॉड ऑफ q। मॉड ऑफ q मतलब जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी। अब इसके बाद यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया तो ये वैल्यू रूट में आ गई, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया हमने, फिर पॉजिटिव साइन लिया। तो उसको इंटीग्रेट करेंगे वेरिएबल सेपरेट करके तो हमें z की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ से जो z की वैल्यू मिल रही है, इस z से जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो रही है, x से z में। तो हमें पूरा डेरिवेशन नहीं करना है, डायरेक्ट हमको क्या लिखना है, विद दिस z या विद दिस, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, with this relation second we transform first to, हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ से, d²y/dz²। यहाँ पर जो हमारे कांस्टेंट है या वेरिएबल है वो चेंज हो जाएंगे, उसको हम p1 से डिनोट करेंगे, dy/dz प्लस q1y इज इक्वल टू r1। ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई। अब यहाँ पर जो P1 की वैल्यू होगी, इसमें P1 की वैल्यू क्या होगी ये हमको याद रखनी है। जब हम सम करेंगे तो डायरेक्ट इनमें वैल्यूज पुटअप करनी है, d²z/dx² प्लस p dz/dx होल बाय dz/dx होल स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से q की जो वैल्यू होगी, q1 इक्वल टू होगा P1 के बाद अब हम Q1 और R1 की वैल्यू रखेंगे। Q1 आएगा हमारा Q/dz/dx होल स्क्वायर एंड R1 आ जाएगा R/dz/dx होल स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन थर्ड।
इसके बाद ये इक्वेशन, इन सभी को हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 4। ठीक, अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेंगी, हम किसको कैलकुलेट करेंगे, P1 Q1 एंड R1 को। P1 की वैल्यू मिल जाएंगी, Q1 की मिल जाएंगी, हमको R1 की मिल जाएंगी। जैसे हमको P1 Q1 R1 की जो वैल्यू मिलेंगी, इनको हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 3 में। तो अब हमारा आ जाएगा स्टेप 4। स्टेप 4 में हमको क्या करना है, इक्वेशन 3 को सॉल्व करना है। आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 3, जब हम 3 को सॉल्व, यहाँ पर P1 Q1 R1 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन निकलेगी वो किस टाइप की इक्वेशन आएगी, वो इक्वेशन बन जाएगी लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। मतलब वेरिएबल कोफिशिएंट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट में। और कभी कभी यहाँ पर वेरिएबल भी सेपरेट हो जाते हैं, तो इसमें इक्वेशन हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। वहाँ से हम जो CFPI के रूल कर निकालते थे, सेम वैसे ही हमको फाइंड आउट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, Z में आएगा, क्योंकि जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, Z में सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो Z में आएगा। Z, हमने जो सेकंड रिलेशन था वहाँ पर हमने क्या निकाला था, Z इक्वल टू √C/fx। मतलब Z की वैल्यू हमें किस में मिल रही थी, यहाँ पर x के टर्म्स में। तो जो x के टर्म्स में वैल्यू आएगी उसको हम Z को x से रिप्लेस कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देन independent variable after solving equation 3, then independent variable Z is replaced by equation 2। ठीक, ये हमारा वर्किंग रूल है। अब इसके बाद हम सम करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, सॉल्व 1 + x² होल स्क्वायर d² y/dx² + 2x × 1 + x² dy/dx + 4y = 0। ये हमें सम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है पहले हमें उससे कंपेयर करना है, उस फॉर्म में लेकर आना है। तो यहाँ पर उसका फॉर्म क्या होता है, d² y/dx² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इसका मतलब हमें किससे डिवाइड करना है, मतलब सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में जाएंगे, फर्स्ट स्टेप में इसका कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम, डिवाइडेड बाय 1 + x² होल स्क्वायर। यहाँ पर राइट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 है। कितना हो जाएगा ये, d² y/dx² + 2x, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 + x² आ जाएगा, dy/dx + 4/1 + x² होल स्क्वायर इंटू y = 0। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब इसका कंपेयर हम किससे करेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट विथ d² y/dx² + p dy/dx + qy = r। तो यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे तो p = कितना है, 2x/1 + x² एंड q = कितना है यहाँ पर, 4/1 + x² होल स्क्वायर एंड r = राइट हैंड साइड यहाँ पर क्या है, 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप सेकंड पे जाना है। स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज करते हैं, किस टाइप से कि dz/dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, mod ऑफ q। क्या लिखेंगे हम, लेट चूजिंग, केवल एक लाइन लिखना है, उसके बाद हमें वही करना है जो हमने वर्किंग रूल में किया था, dz/dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू mod ऑफ q। क्या लिखेंगे, लेट चूजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल z such that dz/dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू mod ऑफ q। mod ऑफ में यहाँ पर जो वैल्यू है वो तो पॉजिटिव ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4/1 + x² होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब इसका स्क्वायर से रूट स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, dz/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/1 + x², क्योंकि हमें केवल पॉजिटिव साइन लेना है, इसमें नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। तो यहाँ से हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे और उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो dz = क्या हो जाएगा, 2/1 + x² dx। क्या लिखेंगे, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड
इंटीग्रेशन। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई यहाँ पर, z की। ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमें थर्ड स्टेप में हम जाते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या लिखते हैं कि इस z के साथ ये जो वेरिएबल है z, इससे हमारी इक्वेशन जो फर्स्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब x से z में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें एक लाइन यहाँ भी लिखनी है कि विद दिस रिलेशन z, या डायरेक्ट लिख दो विद दिस z द गिवन इक्वेशन, जो हमारी गिवन इक्वेशन है या इक्वेशन फर्स्ट किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है, x से z में। क्या लिखेंगे, द इक्वेशन फर्स्ट ट्रांसफॉर्म टू, किस टाइप से चेंज हो जाएगा, जहां भी x आ रहा है वहां क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। जब z आएगा तो यहाँ पर जो कांस्टेंट कोफिशिएंट हमने p लिया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, p1, मतलब वो भी चेंज हो जाएंगे। जब x से z में होगा, डेरिवेटिव जब चेंज हो रहा है, मतलब d2y/dx स्क्वायर से d2y/dz स्क्वायर में आ रहा है, इसका मतलब जो p q है उनकी वैल्यूज भी चेंज होंगी, मतलब वो किस में आ जाएगा, p की जगह p1 dy/dz प्लस q1 y इक्वल टू r1। इसे हमने इक्वेशन, इसको हम सेकंड मानते हैं, इसे इक्वेशन हमने थर्ड मान लिया। अब हमें क्या करना है, p1 q1 और r1 की वैल्यूज निकालनी है। वेयर p1 की वैल्यू क्या होती है, p1 इक्वल टू d2z/dx स्क्वायर प्लस p dz/dx dz/dx होल स्क्वायर। इसको इस टाइप से लिखेंगे p1 इक्वल टू, ठीक, यहाँ से d2z/dx स्क्वायर, मतलब यहाँ पर dz/dx क्या है, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल इनवर्स, मतलब माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2x, मतलब माइनस 4x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस p हमारे पास कितना है, p है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dz/dx कितना है, dz/dx है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में dz/dx का होल स्क्वायर, ये है 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हो गया माइनस 4x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 0, ठीक। इसके बाद हम निकालेंगे Q1। यहाँ पर जो P1 की वैल्यू आ रही है 0 आ रही है। मोस्टली सम ऐसे होते हैं 80-19% जिसमें P1 की वैल्यू 0 आती है, लेकिन कई बार क्या होता है P1 की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट भी आ जाती है। तो जब कांस्टेंट आती है उसके लिए हम अलग सम करेंगे, और जब 0 आ रही है वो ये सम है। तो यहाँ पर Q1 इक्वल टू क्या होगा, Q/dz/dx होल स्क्वायर। Q की वैल्यू कितनी है, Q है हमारे पास 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन, इस टाइप से लिख दें, अपॉन में dz/dx होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये भी 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 1। अब हम r1 निकालेंगे, r1 होगा r/dz/dx होल स्क्वायर। हमारे पास r क्या है, 0, मतलब ये वैल्यू हमारी 0 आ गई, ठीक। अब इसके बाद हमारे ये P1, Q1 एंड R1, इन तीनों की वैल्यूज को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन थर्ड में। इन तीनों वैल्यूज को हम रखेंगे इक्वेशन थर्ड में। तो इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन थर्ड है, देखो d2y/dz स्क्वायर प्लस P1 क्या है हमारे पास, 0 dy/dx प्लस Q1 क्या है हमारे पास, 1 इंटू वाई इक्वल टू r क्या है, 0। मतलब हमारी जो इक्वेशन आ गई वो हो गई d2y/dz स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो इक्वेशन मिल रही है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट की हो गई, मतलब लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें d/dz को कैपिटल D लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, d स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका 0 है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी,
ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब m इज इक्वल टू -1, एम स्क्वायर इज इक्वल टू -1, मतलब m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है मतलब वाई सी क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर 0, मतलब अल्फा एक्स होता है, अल्फा यहाँ पर x की जगह क्या है z है, तो e टू द पावर 0z। ठीक, फिर c1 cos z प्लस c2 sin z, क्योंकि यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू कितना है 1 है। ये हम जब हमने लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़े थे वहाँ पर CF के रूल पढ़े थे, वही रूल है ये। तो यहाँ पर ये जो क्या है इमेजनरी है, इमेजनरी के लिए हमारा यही केस होता है। अब YP यहाँ पर क्या है 0, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। y इक्वल टू वाई पी हमारा 0 है, वाई सी ई टू द पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। और हमारा आंसर किस में आ रहा है z के टर्म्स में, जबकि हमारा सम किस में दिया है x में। तो हमारा जो रिलेशन हमारा निकला था सेकंड में, सेकंड इक्वेशन में हमने रिलेशन निकाला था, वहां पर z की वैल्यू कितनी आ रही थी 2 tan इनवर्स x। ठीक, तो वो वैल्यू हमको यहाँ रखना है, y इक्वल टू c1 cos z इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x प्लस c2 sin 2 tan इनवर्स x। ये हमारा आंसर हो गया tan इनवर्स x। ठीक, अभी हमने कैसा सम किया है जिसमें राइट हैंड साइड में 0 था। अब हम ऐसा सम करते हैं जिसमें राइट हैंड साइड में हमारे पास x का फंक्शन हो। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, सॉल्व x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 4x क्यूब वाई इज इक्वल टू 8x क्यूब साइन एक्स स्क्वायर। जो लास्ट सम किया हमने इससे पहले उसमें राइट हैंड साइड में क्या था 0 था, लेकिन यहाँ पर किसका फंक्शन है राइट हैंड साइड में x का फंक्शन है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टेप फर्स्ट पे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे तो हमें इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें स्टेप फर्स्ट पे जाना है। स्टेप फर्स्ट में क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय x ऑन बोथ साइड। ठीक, जब डिवाइड करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 4x स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 8x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, यही आएगा। अब यहाँ से ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो p है कितना है -1 अपॉन एक्स, q क्या है हमारे पास, तो हम इसमें कंपेयर करेंगे पहले जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट विथ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। p इज इक्वल टू, जब कंपेयर करेंगे तो p इक्वल टू क्या है -1 अपॉन एक्स एंड q इक्वल टू कितना है -4x स्क्वायर वाई एंड r इज इक्वल टू कितना है 8x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हमें सेकंड स्टेप पे जाना है। सेकंड स्टेप में हम क्या लेते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस टाइप से लेते हैं कि dz अपॉन dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ q। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट चूजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम x को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, z में। लेट चूजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल z सच दैट क्या आ जाएगा, dz अपॉन dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ q। मॉड ऑफ q मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है, मतलब 4x स्क्वायर। एक मिनट, q मतलब y नहीं आएगा, ये q y है तो q इज इक्वल टू -4x स्क्वायर। तो ये हो गया 4x स्क्वायर, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया। अब dz अपॉन dx इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x, नेगेटिव साइन नहीं लेना है, क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन रिजेक्ट करना है, केवल हमको पॉजिटिव साइन लेना है। तो 2x आ गया। यहाँ से वेरिएबल सेपरेट करेंगे और उसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर
ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन है इस z, जैसे ही हम z की वैल्यू निकालते हैं तो जो हमारा रिलेशन है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट है, x से किस में कन्वर्ट हो जाती है, z में। तो हमें क्या लिखना है, विद दिस z द इक्वेशन फर्स्ट ट्रांसफॉर्म टू, केवल एक लाइन लिखनी है और हमें इक्वेशन लिख देना है, सभी में ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1 dy अपॉन dz प्लस q1y इक्वल टू r1। ठीक, यहाँ पर p1 की वैल्यू कितनी है, ये होता है d2z अपॉन dx स्क्वायर। इसके भी फॉर्मूले हैं, ये तीनों वैल्यूज हमको याद रखनी है, मतलब ये इक्वेशन याद रखनी है, साथ में हमें इनकी वैल्यूज याद रखनी है। प्लस p dz अपॉन dx होल बाय dz अपॉन dx होल स्क्वायर। तो यहाँ पर डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हो गया 2, प्लस p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1/x, मतलब ये हो गया -1 अपॉन x। फिर dz ओवर dx कितना है, 2x, ये 2x, x से x क्या, 2 - 2, ये भी 0 आ रहा है, अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर मतलब 2x, अपॉन में कुछ भी हो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब हमें निकालना है Q1 की वैल्यू क्या होती है, dz अपॉन dx, Q1 का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q हमारे पास कितना है, -4x स्क्वायर, अपॉन में dz अपॉन dx का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -1। अब हमें R1 निकालना है, R1 क्या होता है, R अपॉन dz बाय dx होल स्क्वायर। R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है 8x स्क्वायर साइन x स्क्वायर, अपॉन में dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये है 4x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 4 2 8, मतलब ये आ जाएगा 2 साइन x स्क्वायर। ठीक, इसको हमें z के टर्म्स में लिखना होगा, क्योंकि जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, ये इक्वेशन हमारी क्या है, थर्ड, इसमें हम p1 q1 और r1 तीनों की वैल्यू रखेंगे, तो p1 तो हो जाएगा 0, q1 कितना आ जाएगा, -1, मतलब -y बचेगा, और r1 तो यहाँ पर इक्वेशन किस में है, y और z में, इसका मतलब x से हम z में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी R1 की, वो किस में आएगी, x के टर्म्स में ना होते हुए z के टर्म्स में आएगी, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन x स्क्वायर, और z में रिलेशन क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू z, मतलब 2 साइन z लिख सकते हैं। इनकी वैल्यूज हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन थर्ड में। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, P1 हमारा 0 है एंड Q1 हमारा कितना है, -1, मतलब -y इक्वल टू R1 कितना है, 2 साइन z, ये आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर -y इक्वल टू 2 साइन z। तो ये इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में आ गई, जो हमने लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट, अभी हम वेरिएबल से हमने किस में कन्वर्ट कर लिया इसको, कांस्टेंट कोफिशिएंट में। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, वहाँ पर जो CFPI हम जैसे सॉल्व करते थे सेम वैसे ही हमें इसका आंसर निकालना है। तो d अपॉन डी जेड इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, कैपिटल D, ये हो जाएगा डी स्क्वायर -1 इंटू वाई इक्वल टू 2 साइन z। ठीक, तो यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, d इक्वल टू m, y इक्वल टू 1 एंड rz इक्वल टू 0, जैसा हमने वहाँ किया था लास्ट चैप्टर में, सेम वैसे ही करना है। तो m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब m इक्वल टू +-1। तो रूट हमारे किस टाइप के हो गए, रियल हो गए और डिस्टिंक्ट हो गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा c1 e टू दी पावर x से, अब z में है तो यहाँ पर हम z में लिखेंगे, जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो उसको x से z से x में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस c2 e टू दी पावर -z। फिर हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या लिखते हैं, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d, मतलब d स्क्वायर -1 एंड rz कितना है, 2 साइन z। तो इसमें साइन का केस हमने पढ़ा था, क्या होता है कि जहां भी x z के साथ में क्या है 1, मतलब साइन ax होता था, a इज इक्वल टू यहाँ क्या है 1, तो 1 हम कहाँ रखते हैं, d स्क्वायर में विथ माइनस साइन, मतलब इस टाइप से रखते हैं 2 साइन z अपॉन -1 स्क्वायर, -1। ठीक, ये हमारा केस था 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d स्क्वायर साइन ax। यहाँ पर x ना होते हुए z है तो z में लिखते हैं 1 अपॉन फंक्शन ऑफ -a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर विथ माइनस साइन,
ये माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं होता है यहाँ पर, ये हो जाएगा साइन ए जेड। ठीक, ये वैल्यू कब लिखते हैं? जब हमारा फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ गया, 2 साइन जेड अपॉन में -2, 2 से 2 गया, कितना आ गया, माइनस साइन जेड। ठीक, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वाई सी प्लस वाई पी। ये हो गया y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी कितना है हमारा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना है, c1 e टू द पावर z। तो z को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, x में। तो हमारी जो सेकेंड इक्वेशन थी वहां पर था z इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, इससे पहले जो हमने किया था वहां z इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया था, तो इसमें e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस c2 e टू द पावर माइनस जेड है, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस जेड माइनस साइन जेड, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, तो अभी तक हमने एक सम किया जिसमें राइट हैंड साइड 0 थी, दूसरा सम किया जिसमें राइट हैंड साइड में x का फंक्शन था। लेकिन अभी तक हमने जितने भी दोनों सम किए हैं, दोनों सम में क्या है कि जो P1 की वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। अब हम एक सम ऐसा करेंगे जिसमें P1 की वैल्यू हमारी नॉन जीरो आती है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 e टू द पावर x 8 e टू द पावर 2x प्लस 2 dy अपॉन dx प्लस 4 e टू द पावर 4x इंटू y इक्वल टू e टू द पावर 6x। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, मतलब डायरेक्ट हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं क्योंकि इसमें d2y अपॉन dx स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, इसका कंपेयर करेंगे जब स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट, तो पी क्यू आर की वैल्यूज मिल जाएंगी हमको। कंपेयरिंग फर्स्ट विथ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। तो यहाँ पर जो p की वैल्यू मिल रही है हमको वो कितनी मिल रही है, -8 e टू द पावर 2x प्लस 2, एंड q हमारे पास क्या आ रहा है, y के साथ में जो भी है वो q है, e टू द 4 4x, एंड r इज इक्वल टू कितना है, e टू द पावर 6x। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में जाना है। सेकंड स्टेप में हम क्या लेते हैं कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल z लेते हैं, dz ओवर dx। किस टाइप से लेते हैं, dz ओवर dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ q। तो हम क्या लिखेंगे, लेट चूजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब x से हमको किस में कन्वर्ट करना है, z में कन्वर्ट करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल z सच दैट, अगर इसमें राइट हैंड साइड 0 है, वैसे हमको इन सम को फर्स्ट, अगर सम नाम से आता है तो हमें वही करना है, लेकिन अगर नाम से नहीं आएगा तो पहले हम फर्स्ट मेथड लगाएंगे, उसके बाद हम सेकंड लगाएंगे। अगर फर्स्ट सेकंड से u की वैल्यू नहीं निकल रही है तो हम थर्ड मेथड पे आते हैं। लेकिन एक हम आइडिया ले सकते हैं कि अगर राइट हैंड साइड 0 है तब तो हमको फर्स्ट और सेकंड लगाने हैं, फिर हम थर्ड पे आएंगे। लेकिन अगर राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन है, एक रफली आइडिया हम ले सकते हैं कि राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन है उसका एक पार्ट y के कोफिशिएंट में होता है। जैसे यहाँ पर e टू द पावर 6 है तो हो सकता है यहाँ पर e टू द पावर 3x हो, e टू द पावर 2x हो, या e टू द पावर x हो, मतलब वो साथ में उसका कुछ पार्ट यहाँ पर होगा। इसका मतलब हम मेथड थर्ड लगा सकते हैं। साथ में अगर जैसे y का कोफिशिएंट अगर मान लो यहाँ पर x क्यूब है और राइट हैंड साइड में x टू द पावर 5 है, तो राइट हैंड साइड में क्या है, x टू द पावर 5, उसका कुछ पार्ट यहाँ पर ज़रूर होगा। x टू द पावर 5 है तो x क्यूब होगा, x स्क्वायर होगा, या x टू द पावर 4 होगा। इसी तरह से अगर राइट हैंड साइड में cos टू द पावर 5x है, कोई फंक्शन दिया है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट cos क्यूब x है, या cos स्क्वायर है, या cos x है, इसका मतलब हम थर्ड मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और वैसे हम नाम से नहीं आएगा तो पहले हमको फर्स्ट लगाना है, फिर सेकंड लगाना है। u की वैल्यू अगर फर्स्ट से सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो सेकंड पे आएंगे, सेकंड से भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम थर्ड लगाएंगे। और फोर्थ मेथड हमेशा नाम से आता है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। लेट चूजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल z सच दैट, क्या लिखेंगे हम, dz अपॉन dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ q। ठीक, मॉड ऑफ q मतलब ये हो गया 4 e टू द पावर 4x। तो यहाँ से जब dz ओवर dx इज इक्वल टू, जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 e टू द पावर 2x। ठीक,
ये हो गया। अब यहाँ से जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे डी जेड इक्वल टू 2e⁻² dx, मतलब हमने इसको इंटीग्रेट किया, वेरिएबल सेपरेट किए, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू e⁻²x अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब z इक्वल टू आ गया e⁻²x। ठीक, ये हमारी z की वैल्यू आ गई, इसे हमने इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया। यहाँ पर ये सभी में लिखना है बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन। ठीक, अब हमारी स्टेप 2 कंप्लीट हो गई। स्टेप 2 के बाद अब हम 3 पर जाएंगे। स्टेप 3 में क्या लिखते हैं कि विद दिस z, हमारी इक्वेशन इस z के बाद हमारी जो इक्वेशन होती है वो x से z में कन्वर्ट हो जाती है, चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज कर रहे हैं, मतलब x से z में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, विद दिस z इक्वेशन फर्स्ट किस में चेंज हो रही है, ये x से z में। इक्वेशन क्या बनती है हमारी, d² अपॉन dz² प्लस p1 dy अपॉन dz प्लस q1y इक्वल टू r1। तो यहाँ पर वेयर p1 की वैल्यू क्या होगी, p1 इक्वल टू होता है d² अपॉन dx² प्लस p dz अपॉन dx, अपॉन में लिखेंगे dz अपॉन dx होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ये इस टाइप से लिखना है, इक्वल टू p1 इक्वल टू, अब d² अपॉन dx², तो इसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 2e⁻²x मतलब 4e⁻²x, यही आएगा। ठीक, फिर प्लस p की वैल्यू कितनी है, p है माइनस, मतलब -8e⁻²x माइनस 2, या माइनस कॉमन लेके प्लस कर देते हैं, माइनस प्लस p की वैल्यू ये है, ठीक है, इंटू dz/dx, dz/dx कितना है, 2 इंटू e⁻²x, अपॉन में क्या लिखेंगे, dz/dx का होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, मतलब 2e⁻²x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू e⁻4x। p1 इक्वल टू कितना आएगा, 4e⁻2x माइनस 8×16 माइनस 16e⁻4x, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस 4e⁻2x अपॉन 4e⁻4x, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, e⁻2x कैंसिल हो गया, इसमें कितना आ जाएगा, -4e⁻4x से e⁻4x कैंसिल हो जाएगा, मतलब -4 आ गया। तो यहाँ पर जो p1 की वैल्यू है ये 0 नहीं आई है, नॉन ज़ीरो वैल्यू मिली हमको। इसके बाद हम q1 निकालेंगे, q1 क्या होगा, q अपॉन dz अपॉन dx होल स्क्वायर, तो q हमारे पास कितना है, 4e⁻4x अपॉन में dz अपॉन dx होल स्क्वायर, q हमारे पास ये है 4e⁻4x अपॉन dz अपॉन dx होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 4e⁻4x, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब हमें r1 निकालना है, r1 क्या होगा, r अपॉन dz अपॉन dx होल स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, e⁻6x अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, dz अपॉन dx होल स्क्वायर कितना लिख रहे हैं हम, 4e⁻4x, ये आ जाएगा 1/4 e⁻2x, 6x माइनस 4x, e⁻2x आ जाएगा। ठीक, अब इसकी वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, इक्वेशन थर्ड में। तो इक्वेशन थर्ड हमारी क्या थी, इक्वेशन थर्ड है d² अपॉन dz² प्लस p1 dy अपॉन dz प्लस q1y इक्वल टू r1, ये हो गया d² अपॉन dz², p1 हमारे पास कितना आया है, -4 dy अपॉन dz प्लस q1 कितना आ रहा है हमारे पास, 1, मतलब 1 इंटू वाई इक्वल टू r1 कितना हो गया, e⁻2x अपॉन 4, और x से इसको किस में कन्वर्ट करना है हमको, z में, तो e⁻z इक्वल टू हमारा सेकेंड इक्वेशन में z इक्वल टू क्या है, e⁻2x, तो यहाँ पर e⁻2x की जगह हम क्या रखेंगे, z। ठीक, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, z/4 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब ये इक्वेशन हमारी आ गई, ये कौन सी इक्वेशन बन गई, लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, d अपॉन dz, हमें अब CFPI निकालने हैं, तो d अपॉन dz इज इक्वल टू d, मतलब d² माइनस 4d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू z/4।
अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है, तो ये हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हम निकाल चुके हैं पहले। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, m इक्वल टू माइनस बी मतलब प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4ac a1 c1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2√3 अपॉन 2 से ये कैंसिल हो गया। m इक्वल टू कितना आ गया 2 प्लस माइनस √3। तो रूट्स हमारे इमेजनरी नहीं है, किस टाइप के रूट्स हैं ये, इरोटेशनल बोल सकते हैं, मतलब रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, m इक्वल टू 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। ठीक, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब yc क्या हो जाएगा, c1 e टू द पावर 2 प्लस √3 इंटू जेड प्लस c2 e टू द पावर 2 माइनस √3 इंटू जेड। ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे जो आंसर आ रहा है ये z में आ रहा है, क्योंकि हमने इक्वेशन x से z में कन्वर्ट किया है, हम चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर होगा उसको फिर हम x में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अभी जो आंसर आएगा वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल z के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर z में आएगा। अब हमें निकालना है yp क्या होता है, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d मतलब d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1, ठीक, इंटू आर जेड, राइट हैंड साइड में क्या है z/4। अब इसमें क्या होगा कि राइट हैंड साइड में अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है तो हमने क्या देखा था, हम कैसे सॉल्व करते थे वहाँ पर कि जो फंक्शन होता था उसको न्यूमरेटर में ले जाते थे, बाइनोमियल थ्योरम से उसको एक्सपेंड करते थे। लेकिन z की पावर कितनी है 1, केवल 4d तक का टर्म्स चाहिए हमको, क्योंकि एक ही बार डिफ्रेंशिएट हो सकता है, d स्क्वायर वाला टर्म्स नहीं चाहिए, क्योंकि ये 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, 0 हो जाएगी वैल्यू। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम 1 कॉमन लेंगे तो ये इस फॉर्म में आ सकता है 1 माइनस 4d प्लस डी स्क्वायर होल इनवर्स, या इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस 4d माइनस डी स्क्वायर, ठीक, इंटू z/4। इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स होल इनवर्स, क्या होता है, ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एंड सो ऑन। ये हो जाएगा 1 प्लस 4d माइनस डी स्क्वायर, फिर आगे के टर्म्स हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो हम केवल इतना लिख लें इंटू z/4, क्योंकि आगे वाले टर्म्स हमारे 0 आ रहे हैं। ये हो जाएगा z/4 प्लस 4 डिफरेंशियल ऑफ z मतलब 1, z का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा मतलब 4/4, ये आ गया 1। यहाँ से अगर हम 1/4 कॉमन लेते हैं कितना आ जाएगा, 1/4 अगर कॉमन लिया तो इसे z+4 भी लिख सकते हैं या z/4 + 1 भी लिख सकते हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, ये आ जाएगा y इक्वल टू yc प्लस yp। yc कितना है c1 e टू द पावर 2 प्लस √3 z। z की वैल्यू हमारे पास क्या थी सेकेंड इक्वेशन में, x में कन्वर्ट करेंगे e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर 2 माइनस √3x मतलब x की जगह e टू द पावर 2x, फिर प्लस 1/4 z+4, z इक्वल टू कितना है e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x प्लस 4। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये हमारा थर्ड मेथड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।